और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि डॉन के सफाए के लिए ही योगी का अवतार हुआ है। यह कोई और नहीं, यह देश के एक बहुत बड़े मंत्री ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जैसे पृथ्वी पर पाप जैसे जैसे बढ़ता है, योगी जैसे शख्स अवतार लेते हैं ऐसे डॉन और माफिया को खत्म करने के लिए, जैसे कृष्ण जी ने अवतार लिया था। अगली तस्वीर दिखाइए। यही डर डॉन और माफिया को खाए जा रहा है कि कितने दिन और बचे हैं उसे नहीं पता। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, पोस्टर आप देख रहे हैं, डॉन के शूटर का इनाम जारी हुआ है, इनाम 50,000। यह पोस्टर जारी हुआ है वांछित अभियुक्त अब्दुल कवी पुत्र अब्दुल गनी, यानी जितने भी अतीक के गुर्गे, अतीक के शूटर और उत्तर प्रदेश में कानून को हाथ में लेने वाले जितने लोग थे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो बात केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, ऐसे ही डॉन माफिया के खात्मे के लिए क्या योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? लोगों ने उन्हें इसीलिए भेजा है कि लोगों को माफिया डॉन से छुटकारा चाहिए था। सुनिए। भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए, यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में डॉन माफिया अपराधियों के खात्मे के लिए ही आए। ये योगी का ही खौफ है। डॉन खुद को या तो जेल में सुरक्षित समझते हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग खड़े होते हैं। भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। अब डॉन अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अतीक की रातों की नींद उड़ गई है। डॉन को सपने में भी योगी की पुलिस दिख रही है। डॉन अतीक ये पहले ही मान चुका है कि योगी राज में क्राइम करके उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब योगी के दंड से डॉन को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। कानून से खिलवाड़ करते हैं, हत्या कर देते हैं, और हत्या में जो गवाह होता है उसको धमकाते हैं, तो होता क्या है कि गवाह पलट जाता है, और जब गवाह पलट जाता है तो गाड़ी पलट जाती है। अहमदाबाद के इसी साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। आरोप है कि इसी जेल में बैठकर अतीक ने उमेश की हत्या का प्लान बनाया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस अतीक के गुर्गे जगह जगह भाग रहे हैं, वो इसी साबरमती जेल में बंद है। आपको बता दें, अतीक ने यहां से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार उसके गुर्गों को ढूंढ रही है, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार है, उसकी भी जांच की जा रही है, लेकिन अतीक अब जेल में भी डर रहा है, क्योंकि एसटीएफ की टीम अलग अलग शहरों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके गुर्गों को ढूंढ रही है। तो आपने देखा, मृदुल साबरमती जेल में मौजूद थे जहां अतीक बंद है, लेकिन योगी की टीम क्या कर रही है, योगी की पुलिस कैसे एक्शन ले रही है, ये आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ हर पल नजर बनाए हुए। उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों की तलाश तेज हो गई है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की एक दो नहीं 22 टीमें मिशन में जुटी हुई हैं। भारत और नेपाल में शूटरों की तलाश हो रही है कि ये किस कोने में भी छिपे, इन्हें ढूंढ कर लाना है। यूपी पुलिस के 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस एक्शन में है। 12 से ज्यादा आईपीएस सोचिए योगी ने लगा रखे हैं। पीपीएस अफसर की निगरानी में 150 से ज्यादा पुलिस जवान लगे हुए हैं। हर शूटर की तलाश में 3 टीमें लगाई गई हैं, यानी एक शूटर के पीछे योगी की 3 टीमें। 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हो चुकी है अब तक। हत्या में शामिल 5 शूटर अब तक फरार हैं, जिनकी तलाश हो रही है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की सर्चिंग जारी है कि वो आखिर कहां है। अतीक का बेटा असद भी अब तक फरार है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन ताबड़तोड़ जारी है। पुलिस ने मुखबिरों के बड़े नेटवर्क से मदद ली है
और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से भी पता लगाया जा रहा है कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमिताभ यश को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अब जरा सुनिए, उमेश पाल की मां को योगी से उम्मीद है, योगी से आश है। वो कह रही है बाबा से मेरा कहना है कि बाबा शांति से ना बैठे, एक्शन जरूर लें। सुनिए। आदि जी मुख्यमंत्री जी करेंगे, हम लोगों को कोई ताकत नहीं है। उन लोगों ने मेरे बेटे को मारा है, अब वो इंसाफ करें कि मेरे बेटे के हत्यारों को मारे। बस मेरी यही एक दिली इच्छा है। जिस दिन ये मारे जाएंगे उस दिन मेरे आत्मा को तसल्ली मिलेगी, वरना बीच नहीं मिलेगी। जिस दिन ये मारा जाएगा तो सारे देश में गुहार होगा कि अतीक अशरफ मारा गया। जिस दिन ये मारा जाएगा सुन लेंगे, आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। अतीक व अशरफ उसके बेटों ने वो गेम रचा, उसके बेटों ने मारा बस। और जिस दिन ये मारा जाएगा उस दिन आत्मा को तसल्ली मिलेगी। और मुझे पूरा भरोसा है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, जो भी फैसला हो मंत्री जी करे, योगीनाथ, और कौन करेगा। तो उमेश की मां को सिर्फ और सिर्फ योगी पर ही भरोसा है, लेकिन योगी से पहले सोचिए अतीक क्या करते थे। अतीक के सामने जो भी सर उठाता था वो दोबारा सर उठाने लायक रहा नहीं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन अतीक को आप देख रहे हैं। पहला नाम चांद बाबा अतीक के सामने खड़ा हुआ। तो कौन है चांद बाबा? प्रयागराज में 70 के दशक में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। 1979 में अतीक की उम्र सिर्फ 17 साल थी, 10वीं में फेल हो गया था ये, और इसके बाद अतीक लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने लगा। 89 में अतीक पहली बार विधायक बन गया, चुनाव लड़ा। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से चांद बाबा को हराया। इन्हीं चांद बाबा को अतीक ने हरा दिया था, और उसके बाद अतीक और चांद बाबा के बीच गैंग वॉर हुआ। अतीक ने चांद बाबा को निपटा दिया। चुनाव जीतने के बाद चांद बाबा की दिन दहाड़े हत्या कर दी अतीक ने, सर उठाया, खत्म। दूसरा नाम देखिए जरा, अशरफ। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के बहुत करीबी हुआ करता था अशरफ। 2004 में अशरफ की हत्या में अतीक का नाम सामने आया। हत्या में लगातार नाम आने के बाद अतीक डॉन बन गया। अगला नाम नस्सन, सर उठाया। 2002 में अतीक पर नस्सन की हत्या का भी आरोप लगा। अगला नाम राजू पाल। 2004 में राजू पाल और अतीक दोस्त बन गए थे। अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा से सांसद चुना गया और इलाहाबाद की पश्चिम सीट से अतीक ने इस्तीफा दे दिया तो राजू पाल चुनाव लड़े, और दूसरी तरफ अतीक ने अपने भाई अशरफ को भी उतार दिया। राजू पाल बीएसपी से चुनाव लड़े। उपचुनाव में बीएसपी के टिकट पर राजू पाल ने चुनाव जीत लिया और अतीक का भाई अशरफ चुनाव हार गया। बस यहीं से अतीक के लिए राजू पाल दुश्मन बन गया। विधायक बनने के 3 महीने के अंदर राजू पाल की भी हत्या हो गई। जिसने सर उठाया वो खत्म। राजू पाल केस में अतीक अशरफ सहित कई पर केस दर्ज हुए। अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा से सांसद चुना गया उसके बाद। और अगला नाम जिसके बाद अतीक और अतीक के पूरे परिवार की छानबीन, खोज जारी है, उमेश पाल। राजू पाल मर्डर के गवाह थे उमेश पाल, और उमेश पाल की भी हत्या करवा दी। राजू पाल मर्डर के 18 साल बाद उमेश की हत्या हो गई। साबरमती जेल से ही अतीक ने यह पूरा हत्या का प्लान बनाया। अतीक के बेटे असद और शूटरों ने इस हत्या को अंजाम दिया था। तो सोचिए जरा, जो जो सर उठाता है वो खत्म कर दिया जाता है। यह योगी से पहले का दौर था। लेकिन अतीक का एक ऑडियो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। फोन, डॉन ने जब फोन लगाया एक को धमकाने के लिए, सुनिए जरा डॉन अतीक अहमद की पूरी बातचीत। अतीक बोल रहे हैं? कहाँ हो तुम? घर पे है। अच्छा, ये खुद्दूस का जो तुम परेशान किए रहा तो अशरफ के साले बने रहा, तो विधायक जी के साले बन गए हो। अब तुम खुद्दूस में चलना का सही आने हरवाना बहुत विवाद में हो जाओ बेइज्जत। ना गुलफूल को मुंह देखा, ना कोनो को मुंह देखा। अरे साहब भाई, कोई बात ही नहीं है। वो आके अब झूठ मूठ के बता रहे, कहा बात है? हमारे सामने बात करके बताओ कहा हमने उनको परेशान कर रहा हूँ। सामने तुमको चौधरी है, तुम्हें
सामने बाहर तो हो जाओ होश पा। तो वहाँ शिकायत हमको इतना ज्यादा मिला थी, हाँ सारा तुम करते रहते हो, दोनों हाथ में लटू रहा तो हम खुलवा के मुँह देकर तुम पर शिकायत में बहुत ज्यादा एक हम बताए दे रहे हैं, हम हरवाए की नौबत दूंगा। आप ठीक, आप खुद दूसरा कोई बनवासी अब ना करो। पति बोल रहे हैं, हाँ बोले ऐसा जी, कहाँ हो घर पे? अच्छा, खुद के जो तुम परेशान किए रहा तो जी, और सब अशरफ के साले बने रहा तो विधायक जी के साले बन गए हो, और तुम खुद में चलना करते ही आने हरवाने बहुत पिटवाज में हो जाओ बेज्जत, ना फूल को मुँह देखा ना कोनो को मुँह देखा। अरे भाई कोई बात ही नहीं है, वो आके अब झूठ मूठ के बता रहे, कहा बात है, हमारे सामने बात करके बताओ, कहा हमने उनको परेशान कर रहा हूँ। सामने तुमको चौधरी है, तुम्हें सामने बाहर तो हो जाओ होश पा। तो वहाँ शिकायत हमको इतना ज्यादा मिला थी, हाँ सारा तुम करते रहते हो, दोनों हाथ में लटू रहा तो हम खुलवा के मुँह देकर तुम पर शिकायत में बहुत ज्यादा एक हम बताए दे रहे हैं, हम हरवाए की नौबत दूंगा। आप ठीक, आप खुद दूसरा कोई बनवासी अब ना करो। तो आपने सुन लिया, अतीक जिस शख्स को धमका रहा था उससे कह रहा था कि वो उसके भाई के नाम पर कैसे लोगों को धमका रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अतीक ने केवल अपने दौर में जो किया सिर्फ इतना ही नहीं है। एक दौर यह था कि जब अतीक ने सोनिया गांधी एंड फैमिली को भी टेंशन दे दी, उनकी जमीन भी कब्जा ली थी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अतीक घर के आगे खटिया डालकर बैठा है। ये घर किसका था ये भी आपको बताऊंगा। सोनिया और मनमोहन सिंह टेंशन में आ गए थे। सोनिया के करीबी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी अतीक ने हड़प ली थी। प्रयागराज में अतीक के गुर्गों ने दरअसल ताला लगा दिया था, और उस दौरान सोनिया गांधी कांग्रेस की चेयरपर्सन हुआ करती थी। केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी उस दौर में। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद था। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से यह पहले का मामला है, और अतीक के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई केस दर्ज करने को तैयार नहीं था। केस तक दर्ज नहीं हो रहा था। सोनिया गांधी को इसकी जानकारी मिली, और सोनिया गांधी ने पीएमओ को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पीएमओ एक्टिव हो गया। अब जमीन किसकी थी समझिए जरा। वीरा गांधी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था अतीक ने। फिरोज गांधी के बहनोई के भतीजे की पत्नी वीरा गांधी, जिनकी जमीन पर अतीक ने ताला लगा दिया था, उनके मकान में प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में यह प्रॉपर्टी हुआ करती थी। पीएमओ ने दखल दिया, और दखल के बाद अतीक ने जमीन छोड़ी थी। बाद में वीरा ने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया और मुंबई शिफ्ट हो गई। अतीक, उनके गैंग, उनके गुर्गे, ये सिर्फ सोनिया गांधी के साथ या किसी और के साथ नहीं। सोचिए, जब सोनिया गांधी एंड फैमिली और उनसे जुड़े लोगों के साथ ये कर सकते हैं, तो आम लोग जिनकी जमीनें, जिनकी प्रॉपर्टी, जिनके घर हैं, उनकी जमीनें कैसे ये और इनके गुर्गे कब्जा लिया करते थे, ये सोचिए जरा। और योगी के आने के बाद स्थिति यह है कि डॉन तो डरा है, डॉन की पत्नी को भी डर है, शाइस्ता भी डरी हुई है, और डर इस कदर है कि उन्हें लग रहा है कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पहले तो ये चिट्ठियां लिखती रही कि योगी जी एनकाउंटर ना हो जाए, उसके बाद पता चला साजिश में शामिल थी तो इनके खिलाफ इनाम आया, और अब गिरफ्तारी का डर है तो कोर्ट चली गई कि कहीं इनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। ये आप देख रहे हैं, अतीक की पत्नी शाइस्ता। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो चुकी है। शाइस्ता परवीन को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, उन्हें लग रहा है कहीं इनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। शाइस्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में शाइस्ता ने खुद को कहा है, मैं बेगुनाह हूं, मुझे कुछ नहीं पता, शूटआउट केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सियासी वजहों से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज शूटआउट के बाद से अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है। शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। शाइस्ता पर घोषित इनाम की राशि और बढ़ाई जा सकती है। उमेश पाल केस में अतीक समेत पूरा परिवार नामजद है। शाइस्ता की अर्जी पर 1 हफ्ते बाद सुनवाई की उम्मीद की जा रही है, लेकिन एक सीसीटीवी में शूटर के साथ दिख रही है शाइस्ता परवीन। शूटआउट से 5 दिन पहले के वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। आइए मैं अब उस वीडियो को आपको दिखाता हूं। वो वीडियो कौन सा है
ये आप देख रहे हैं, ये शाइस्ता नजर आ रही है और ये साबिर है जो जाकिर का भाई है। जाकिर का मर्डर हो चुका है, शाइस्ता इनके साथ थी और शाइस्ता कह रही है मैं बेगुनाह हूं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये जो शूट आउट हुआ, इस पूरे शूट आउट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया था। जो जानकारी मिल रही, 1 करोड़ 20 लाख का खर्च आया और फाइनेंस एक बिल्डर ने किया था। यानी उमेश पाल की हत्या के लिए जो पैसे जुटाए गए थे वो एक बिल्डर ने दिए थे। कहां से आए ये पैसे, ये आपको बताता हूं। पैसे लेने अतीक का बेटा असद गया था। अतीक का करीबी है बल्ली पंडित, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ उस भीड़ में भी मौजूद था। पूछताछ में, पुलिस पूछताछ में बल्ली ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा कि लखनऊ के बिल्डर ने मर्डर के लिए सारा पैसा दिया था। बिल्डर कौन है, पुलिस ढूंढ रही है। उमेश पाल की हत्या के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए। शूटआउट में 15 दिन पहले असद को ये पूरे पैसे दे दिए गए थे। लखनऊ से पैसे लेकर अतीक का बेटा असद प्रयागराज आ गया। बिल्डर की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसी को चलाकर लखनऊ से प्रयागराज आ गया। असद ने शूटर सदाकत, गुलाम और दूसरे शूटर के साथ प्रयागराज में मीटिंग की। इसके बाद प्रयागराज से फिर ये लखनऊ चला गया और 22 फरवरी को लखनऊ से फिर प्रयागराज आ गया। ये जमीनी स्तर पर गुलाम ने पूरा मास्टर प्लान बनाया, सदाकत ने हथियार, गोली और बम मुहैया करवाए। प्लान के मुताबिक कोशिश यह थी कि पहले उमेश पाल को कोर्ट में घेर लिया जाए, कोर्ट में घेराबंदी करनी थी, लेकिन वकीलों के बीच होने से ए प्लान रोक दिया गया कि वहां वकील भी बहुत से होंगे। प्लान बी पर काम किया गया। असद और शूटर ने प्लान बी पर फोकस किया। उमेश पाल के घर के करीब दुकान पर सभी पहुंच गए। उमेश पाल के कोर्ट आने का इंतजार करने लगे कोर्ट से कि उमेश पाल आए, उसके बाद इस शूटआउट को अंजाम दिया गया। यही हुआ था उस एनकाउंटर के दौरान भी। लेकिन इस साजिश में जितने लोग शामिल थे, चाहे वो अतीक हो, अतीक का बेटा असद हो, या फिर अतीक का भाई डॉन का भाई अशरफ हो। ये बरेली जेल आप देख रहे हैं, अशरफ इसी बरेली जेल में बंद है और अब बरेली जेल में जितने लोगों ने अशरफ का साथ दिया उन सब पर एक्शन हो रहा है। चाहे वो जेलर हो या जेल में काम करने वाले बाकी कर्मचारी, उन सब पर एक्शन हुआ है, कड़ा एक्शन हुआ है। क्या एक्शन हुआ ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। कार्रवाई की गई है, यानी जो भी इसमें मिला है उन सब को बख्शा नहीं जाएगा। क्या एक्शन हुआ देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये अतीक अहमद और ये उनका भाई अशरफ। उमेश पाल केस में बरेली जेल के 5 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए इस जेल के। अतीक के भाई अशरफ से शूटर की मुलाकात करवाई गई थी, यानी यहां तक शूटर पहुंचे थे आकर। जेल से लेकर, जेलर से लेकर जेल वार्डन पर कार्रवाई हुई है। बरेली जेल के जेलर राजीव मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी जेलर जो बरेली जेल के थे उन पर एक्शन हुआ है। दुर्गेश प्रताप सिंह निलंबित कर दिए गए हैं। हेड जेल वार्डन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अतीक का भाई अशरफ इसी बरेली जेल में बंद है। पुलिस ने बरेली से 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सिपाही, प्रॉपर्टी डीलर को भी अरेस्ट किया है। बिना पर्ची अतीक के भाई अशरफ से मुलाकात करवाई जा रही थी, जिससे पता ना चले जेल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ऐसे सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बरेली के बाद पीलीभीत में हुई थी सिपाही की तैनाती। पीलीभीत से गिरफ्तारी के बाद से पूछताछ चल रही है उस सिपाही से जो यहां पहले तैनात था। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर यह कि इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। जी हां, अतीक के बेटों समेत 5 पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। रिपब्लिक भारत पर इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या करने के बाद ये सब फरार है। आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम कर दिया गया है, यानी इनामी राशि जो 2.5 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया है। असद पर, गुलाम मोहम्मद पर और गुड्डू मुस्लिम पर, ये सब फरार हैं। इन पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। बताने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पांचों का पता जो बताएगा उसको लगभग 25 लाख रुपए मिलेंगे 5 लाख के हिसाब से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, गंभीर है। राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे थे, संसद में कहा गया राहुल गांधी ने देशद्रोह किया है। राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जो बोला,
यूरोप में जो कुछ बोला ये गलत है, देश की बदनामी की है राहुल गांधी ने लंदन में बोलने के बाद। अब भारत में कैसे हंगामा हुआ, पहली तस्वीर दिखाई। अगली तस्वीर, आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, और हंगामा कांग्रेस नहीं, बीजेपी सरकार के नेता और मंत्री कर रहे थे, लोकसभा में हंगामा हो रहा था। अगली तस्वीर दिखाई, राज्यसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। राज्यसभा में भी हंगामा हुआ और दोनों सदन स्थगित हो गए कि राहुल गांधी माफी मांगे, देशद्रोह का केस चले राहुल पे। अगली तस्वीर दिखाइए, बाहर कांग्रेस हंगामा कर रही थी, आप देख रहे हैं। एमबीएल दीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी हंगामा और प्रदर्शन कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई, विजय चौक की तस्वीर दिखाई अगली, ये आप देख रहे हैं। ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, सदन में हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन ये आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो किया है वो देशद्रोह है और राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। क्या राहुल गांधी ने देशद्रोह किया है? क्या राहुल पर देशद्रोह का केस चलना चाहिए? विदेश में देश का अपमान राहुल और पूरी कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। संसद में तलवारें खिंच गई, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। संसद में हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर थी। सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने राहुल के बयान को देशद्रोह वाला बयान बताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिस ढंग से लोकतंत्र को अपमानित करते हैं, जिस ढंग से देश को गाली देते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं, ऐसे तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए। ऐसा शायद ही देखने को मिलता है जब सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा। 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखिए राहुल गांधी ने कहा क्या, जिस पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर देशद्रोह यानी देश के खिलाफ द्रोह किया है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, स्वतंत्र एजेंसियों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है जिसकी वजह से देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। राहुल गांधी ने कहा न्यायपालिका खतरे में, विभिन्न संस्थानों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, संसद, कोर्ट, चुनाव आयोग, प्रेस सब कब्जे में है, इससे हिंदुस्तान का लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है। यह सब विदेशों में कह रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, विपक्ष के खिलाफ फर्जी मामले हो रहे हैं, मुद्दों की बात करने पर जेल में डाला जा रहा है। ये सब विदेश में बोल रहे थे। मेरे खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज कर लिए गए हैं, मेरे फोन की जासूसी हुई, फोन रिकॉर्ड किया गया, यह राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा संसद में पक्षपात होता है, संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, जब वो बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था तहस नहस हो गई है। दुनिया को भारत में लोकतंत्र को बचाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप से कह रहे थे आइए लोकतंत्र बचाइए। अल्पसंख्यक निशाने पर हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान में लाख बुराई है, सबसे खराब देश है, लेकिन एक देश सबसे ज्यादा पसंद है राहुल, वो है चीन। कह रहे हैं चीन शांति पसंद देश है, वहां रेलवे, एयरपोर्ट सब कुछ प्रकृति से जुड़े हुए हैं। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने सख्ती की है, बाहरी लोगों को अपने यहां नौकरी देना कम किया है, तब चीन की सरकार ने सद्भाव बढ़ाने का काम किया है। अब राहुल गांधी खुद ही समझ सकते हैं, बाकी देश के लोग तो नहीं समझ पाएंगे। जरा सुनिए क्या कहा राहुल ने। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened.
राहुल गांधी विदेश में लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री ने देश से, कर्नाटक से राहुल गांधी को जवाब दिया। सुनिए। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। अब अमूमन संसद में आप देखते हैं कांग्रेस विरोध कर रही होती है, लेकिन अब बीजेपी सवाल कर रही है। कह रही इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे जो राहुल गांधी ने किया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, देश से माफी मांगे राहुल गांधी। बीजेपी कह रही है राहुल संसद में आए और माफी मांगे सबके बीच में, क्योंकि राहुल ने देश का अपमान किया है। विदेशी धरती पर उन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला है जाकर। उन्होंने विदेश में भारत का मजाक बनाया है और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कश्मीर पर भी जाकर आपत्तिजनक बयान दिया। विदेश में कश्मीर में आतंकी हिंसा को तथाकथित हिंसा बताया था। राहुल टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारे पर काम कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है विदेशी ताकतों को देश में दखल देने की बात कर रहे हैं कि अमेरिका आए, ब्रिटेन आए और भारत का लोकतंत्र बचाए। ब्रिटेन में राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ है। राहुल माफी मांगे नहीं तो देशद्रोह का मुकदमा चले राहुल गांधी पर। अब जरा सुनिए सियासतदान, चाहे वो बीजेपी हो और कांग्रेस, क्या कह रहे हैं उनके नेता। राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर भारत को शर्मसार किया। उनका ये कहना कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को भारत के लोकतंत्र के गिरावट का ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब क्या है? क्या वो हस्तक्षेप चाहते हैं? भारत का लोकतंत्र मजबूत है। भारत का लोकतंत्र भारत की परंपरा से आगे बढ़ते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ राजनाथ सिंह जी, पार्लियामेंट अफेयर प्रहलाद बाबू बेबुनियाद आधारहीन तथ्यों को सामने रखते हुए एक के बाद एक इल्जाम लगाते हैं। ये विरोध करना हमारे भी फर्ज होते हैं। राहुल जी ने क्या कहा है बाहर विदेश में जो यहाँ नहीं कहा है, और जो कुछ झूठ तो नहीं बोला है उन्होंने, वो वास्तविकता कहा है। जो वास्तविक है, जो हकीकत है, उन्होंने ये कहा है। तो माफी किसी बात के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब एक रणनीति थी। मुझे लगता है कि बाहर विदेश में जो भी उनका कार्यक्रम देखे, सबसे पहला सवाल राहुल गांधी से यही होना चाहिए कि आप पहले ये बताइए कि जो जिम्मेदारी आपकी पार्टी के पास है, उस राजस्थान में इतने खराब हालत कैसे हैं, आप सबसे पहले तो वो बताइए। जब आप देश और दुनिया की बात बाद में करिएगा, पहले अपने राज्यों की बात करिए, अपनी जिम्मेदारी की बात करिए, जिसे आप निभा नहीं पा रहे। राहुल गांधी जी ने ना कहा जो भाजपा कह रहे हैं कि उसने कहा था। आप उनकी भाषण सुन लीजिए। उसने स्पष्ट से कहा कि ये विषय भारतीय विषय है, हमारी जिम्मेदारी है भारत में इस पे कार्रवाई करने के लिए। वो किसी कोई विदेशी ताकत से कुछ नहीं मांगा। इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर स्पर्शन। आइए अब
पार्लियामेंट में यह आवाज उठ रही है कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं देशद्रोह है क्या, देश के लोग क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी पर देशद्रोह लगना चाहिए या नहीं। लेकिन देशद्रोह क्या है ये आपको बताता हूं। आईपीसी की धारा है, यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 124A में राजद्रोह या देशद्रोह का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या इशारों से या फिर चिन्हों के जरिए या किसी और तरीके से घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वो राजद्रोह का आरोपी है। क्या राहुल गांधी ने विदेश जाकर ऐसा किया है, लोगों को उकसाया है? सजा इसमें देशद्रोह पर 3 साल की जेल है, आजीवन जेल की सजा भी हो सकती है और गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में आता है देशद्रोह। गुनाहगारों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। इसके बाद देशद्रोह के गुनाहगार का पासपोर्ट भी रद्द हो जाता है। कब से लागू है? देशद्रोह पर कोई भी कानून 1859 तक नहीं था, 1859 तक। 1860 में बनाया गया कानून, 1870 में इसे आईपीसी में शामिल कर लिया गया और अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ भी किया है। बाद में देशद्रोहियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। अब आपको सुनवाता हूं देश के लोगों से पूछा जो राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, माइक हमारा बंद कर दिया जाता है। अमेरिका और यूरोप से कहते हैं आइए हमारा लोकतंत्र बचा लीजिए। भारत के लोग क्या इससे गुस्सा है? वो क्या कहते हैं राहुल के इन बयानों पर? क्या राहुल पर देशद्रोह लगना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए? सुनिए। राहुल गांधी की मुझको लगता है ऐसी आदत हो गई है कि विदेश में बैठ करके अपने देश की किस तरह से लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह वो उठा रहे हैं, मुझको लगता है उनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, ये पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार का ढोंग करके वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और उसके बाद विदेश में बैठ करके भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं। ये राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से टिप्पणी करी है, देश के बाहर जाके भारत के खिलाफ बोला है, भारत के जनता को, भारत देश को नीचे दिखाने की कोशिश की, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत गलत बात है। आप अगर दूसरे विदेश में दूसरे देशों में जाकर अपने देश की निंदा करेंगे, उसकी बुराई करेंगे तो देशद्रोह की बराबरी है और उन पर बिल्कुल मुकदमा होना चाहिए। नहीं, ऐसा लगता है लोकतांत्रिक हत्या हो रही है या इस तरह की लोकतंत्र खत्म हो रहा है तो इसके लिए संसद है, संसद में अपनी बात को रखें। वो संसद भी एक माध्यम होता है देश में अपनी पूरी बात पहुंचाने का। वैश्विक पटल पे अपने देश की एक जिसे कहते हैं साग के वो बट्टा लगाने का काम जो ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये उन्हें शोभा नहीं देता है। विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, एक बड़ा मैसेज देश दुनिया में जाता है उनके जरिए, तो वो एक गलत एक उनका सिनेरियो जो है, उनका देखने का दृष्टिकोण जो है बहुत ही गलत है। सन 2014 में भी लोगों ने पहचाना जाना कि मोदी को लोग कितना प्यार कर रहे हैं, कितना नहीं प्यार कर रहे हैं। 2019 में भी जाना, 2024 में भी जानेंगे। तो ये व्यक्तिगत उनकी प्रॉब्लम है, ना कि हमारे देश की। ये राजनीतिक स्टेटमेंट हो सकता है और मे बी देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे इस तरीके का बात कहना, इस तरीके का कोई बात करना अपने देश के प्रति, ये ठीक नहीं है। मेरा कहना तो बस इतना ही। अपने देश की बातें कहीं बाहर देश में जाके करना मेरे हिसाब से सही चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे आप अपना प्रदर्शन करिए, अपनी बात रखिए। एक और खबर है, आज दिल्ली के विधायकों की चांदी हो गई है, ज्यादातर तो केजरीवाल के हैं। तो विधायकों की सैलरी में बंपर इजाफा हो गया है। मार्च का महीना, तनख्वाह बढ़ गई है। ये दिल्ली विधानसभा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। विधायकों की बल्ले बल्ले है और कितनी तनख्वाह बढ़ी है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ी है, विधायकों की तनख्वाह बढ़ी है, तो संभव है केजरीवाल के जो मंत्री हैं उन्हें अब ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो कितनी बढ़ोतरी की गई है? 66%, 66% की बढ़ोतरी की गई है। इतने परसेंट का इंक्रीमेंट मिलता नहीं आसानी से, 66% इंक्रीमेंट मिला है। भत्तों के साथ हर महीने अब 1,70,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, 1,70,000। विधायकों की पहले सैलरी हुआ करती थी 54,000 रुपए, अब विधायकों को 90,000 सैलरी मिलेगी। ये सिर्फ सैलरी है, बहुत से अलाउंसेस मिलते हैं। मूल वेतन 12,000 से बढ़कर 30,000 हो गया है। निर्वाचन भत्ता 18,000 से बढ़कर 25,000 कर दिया गया है। वाहन भत्ता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए और टेलीफोन भत्ता अब 8,000 से 10,000 रुपए।
सचिवालय भत्ता 10,000 से 15,000 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के वेतन में करीब 200% की बढ़ोतरी हुई है। मुख्य सचेतक नेता विपक्ष की सैलरी भी बढ़ा दी गई है। मंत्री की सैलरी अब 1,72,000 रुपए। मंत्रियों का मूल वेतन 20,000 से 60,000 रुपए कर दिया गया। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 18,000 से 30,000। सचिवालय सहायता भत्ता 25,000 रुपए। दैनिक भत्ता 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए। इन सबको क्लब करेंगे सारे भत्तों को मिलाकर तो 1,70,000 रुपए तक पहुंचेगी तनख्वाह। हर महीने 20,000 रुपए आवास का भत्ता है, 10,000 रुपए वाहन का भत्ता है और विधायकों को 14 फरवरी 2023 से बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है। ये आप देख रहे हैं विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का ये नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं पूरे देश में अलग अलग राज्यों में आपके एमएलए की सैलरी कितनी है। आप किस राज्य में रहते हैं तो आपके राज्य के विधायक को कितनी तनख्वाह मिलती है। ये देखिए तेलंगाना का जो विधायक हैं उन्हें मिलते हैं सबसे ज्यादा पैसे, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है तेलंगाना के। मध्य प्रदेश के विधायकों की तनख्वाह है 2,10,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं उन्हें मिलते हैं 1,87,000 रुपए। महाराष्ट्र के विधायकों को मिलते हैं 1,70,000 रुपए। उत्तराखंड के विधायकों की तनख्वाह है 1,60,000 रुपए और आंध्र प्रदेश के जो एमएलए हैं उन्हें 1,60,000 मिलते हैं। राजस्थान के विधायकों को 1,25,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। हिमाचल प्रदेश में 1,25,000 रुपए सैलरी एमएलएस की है। बिहार में यह तनख्वाह 1,14,000 है विधायकों की। पश्चिम बंगाल में 1,13,000 है। झारखंड में 1,11,000 रुपए तनख्वाह है। तमिलनाडु में 1,05,000 रुपए। कर्नाटक के विधायकों को सबसे कम लगभग 98,000 मिलती है। उससे कम सिक्किम में 86,000 रुपए, लगभग 86,500। केरल में 70,000 रुपए तनख्वाह है विधायकों की। गुजरात में 65,000। यह है आपके विधायकों की तनख्वाह। आइए आगे बढ़ते हैं और पड़ोसी देश चलते हैं। लिए आपको बात पाकिस्तान की करते हैं क्योंकि इमरान खान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और इमरान खान टोटका कर रहे हैं। ये आप बकरी देख रहे हैं। इमरान खान सोच रहे हैं कौन सा बकरा कुर्बान होगा तो पहले इमरान खान ने तैयारी कर ली है ये वाला करवा दें। टोटके से बच पाएंगे क्या इमरान खान, ये मैं क्यों कह रहा हूं। शहबाज शरीफ चाह रहे हैं चुनाव होने अगस्त में, अगस्त से पहले इमरान खान को निपटा दें। उससे होगा ये कि फिर अकेले ही रहेंगे, लोगों के पास भी कोई विकल्प होगा नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इमरान खान देखिए, ये देख रहे हैं हाथ में बकरा लिया इन्होंने। आज की तस्वीर दिखा रहा हूं, जब पता चला गिरफ्तारी होने वाली तो बकरा दान किया इमरान खान ने। ये देख रहे हैं, ये काला बकरा दान किया है कि बकरा कुर्बान हो जाए, इमरान का नंबर ना आए। जरा रिपोर्ट देखिए। कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पाकिस्तान में इमरान खान की हालत इन दिनों कुछ ऐसी ही है। गिरफ्तारी का डर और खौफ इमरान खान को इतना है कि काले बकरे का दान कर रहे हैं। नियाजी खान बकरे का दान कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत खुद उस बकरे जैसी है जिसकी कुर्बानी की बारी आने वाली है, जो ऊपर वाले से बस अपनी खैर मना रहा है। तो इनका अब मुसीबत पड़ गया है कि अंपायर साथ मिला के भी ये मैच नहीं जीता जा रहा, लिहाजा अब इमरान को रास्ते से हटाया जाए, कत्ल करो या उसको जेल में डालो। ये मैच वो है, ये जो मर्जी कर लें, ये नहीं आप जीत सकते क्योंकि अवाम इधर आके खड़ी हो गई है और ये अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। ये समझते हैं झूठ बोल के ये सारा जो टीवी चैनल्स इन्होंने साथ मिलाई हुई हैं। इमरान दावे तो बड़े बड़े करते हैं, वो जेल भरने और गिरफ्तारी का खुला ऐलान करते हैं, लेकिन जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो कभी भीड़ का सहारा लेते हैं तो कभी बकरे का। अब देखिए जरा इमरान की स्थिति क्या है, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान लाहौर में रैली निकाल रहे थे। ये रैली इमरान खान को डर है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो लाखों की भीड़ को सड़क पर उतार लिया कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो तो कम से कम ऐसा लगे कि इमरान खान ने बहुत बड़ी कोई जंग जीती है। लोग सड़कों पर निकले और विरोध करें। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, इमरान खुद रैली में मौजूद थे। इमरान खान को आप देख पा रहे हैं, खुद रैली में पहुंचे थे
और अब तैयारी यह है कि इमरान खान को पता है कि उनकी गिरफ्तारी होनी है। गिरफ्तारी से पहले इमरान खान चाह रहे हैं या तो उन्हें शहीद का दर्जा मिल जाए कि एक नेता उनके लिए कुर्बान हो गया। किसी भी वक्त अरेस्ट हो सकते हैं इमरान खान। इस्लामाबाद से पुलिस की टीम लाहौर पहुंची है, बाकायदा हेलीकॉप्टर से लाहौर पहुंची है, लेकर इमरान खान के घर पहुंची। इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इस्लामाबाद की अदालत ने यह वारंट जारी किया है। 29 मार्च तक उन्हें कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया। महिला जज को धमकाने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। 2022 में इमरान ने महिला जज को धमकी दी थी। जज जेबा चौधरी को कहा था देख लूंगा तुम्हें, देख लेने की धमकी जज को दी थी। इमरान पर आतंकवाद की धाराओं में केस दर्ज हुआ। अदालत की अवमानना के भी दोषी करार दिए गए। सोमवार को इसी मामले में कोर्ट में पेशी थी, लेकिन इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। सुरक्षा के चलते पेशी से छूट की मांग की थी, लेकिन उनके वकील ने कहा कि इमरान की उम्र 71 साल है। इमरान के पैर में प्लास्टर का हवाला दिया उसने, और जज ने कहा इमरान का अब कोई बहाना नहीं चलेगा। 2 बार बहाने बना चुके हैं। अदालत ने इमरान की याचिका खारिज कर दी और इमरान को फौरन अरेस्ट करने की बात की गई। इमरान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। भीड़ की ओट में पुलिस से बचने में लगे इमरान खान। इमरान वारंट जारी हुआ तो इमरान ने रैली का प्लान बना लिया फौरन। हजारों समर्थकों के साथ इमरान खान रैली करने निकल पड़े। पुलिस और कमांडो की टीम इमरान पर नजर रख रही है। भीड़ कम होते ही इमरान दबोचे जा सकते हैं, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस्लामाबाद की हालत क्या है। इस्लामाबाद में कैसे लोग सड़कों पर निकले हैं इमरान के समर्थन में, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी जो है, उस हालत में लोगों को लग रहा है कि शहबाज शरीफ के आने के बाद और बुरे दिन आ गए, तो अब लोग इमरान के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जो हर जगह पे कानून की, आइन की और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आता है, और उसके बावजूद भी वो शख्स फिर भी आज दंदनाता फिर रहे हैं। अगर आपने चोरी की है तो आप फिर भी भाग रहे हैं ना। अगर चोर हैं आप, दाल में कुछ काला है, तो आप इस अदालत से भाग रहे हैं। गिरफ्तारी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हो तो फिर आप ये समझें कि ये डब्बे जो है उनके भरे हुए निकलेंगे। अगर मैं इमरान खान की जगह होता तो इस वक्त दे चुका होता खुद जाके थाने में गिरफ्तारी, और शायद मैं 18 या 20 या 21 को गिरफ्तार हो जाऊं, रोजे भी जेल में रखूं। ये चोर है, डाकू हैं, लुटेरे हैं, बेईमान हैं। एक साईं बादशाह आदमी को आप देखें, पिंडी के सारे साईं जो हैं, जो अल्लाह लोग हैं, वो लाल हवेली के नीचे होते हैं। जो से आजादी ली, गोरों के गुलाम हो गए। अल्लाह बचाएगा, अब ये हमें मिलेगी आजादी। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इमरान खान एक और मामले में लपेटे में। तोशखाना, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, तोशखाना की तस्वीरें, जहां बहुत से गिफ्ट के सामान रखे जाते हैं। ये आप देख रहे हैं बंदूक, आप देख रहे हैं AK-47 सोने की। उसके बाद आप ये महंगी घड़ियां देख रहे हैं। ये सारी चीजें गायब हो गई और पाकिस्तान के यही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गायब कर ले गए। सबसे पहले इमरान खान के बारे में आपको बताता हूं, इमरान खान क्या क्या ले उड़े। इमरान खान पर दरअसल आरोप है, ये आप देख रहे हैं, ये तोशखाने की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये सब कुछ तोशखाने में था। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नेताओं ने ही लूटा है। तोशखाने के रिकॉर्ड से यह खुलासा हुआ है। तोशखाना पाकिस्तान का एक बेशकीमती कमरा है और विदेश से मिले महंगे महंगे गिफ्ट इसी कमरे में रखे जाते हैं। पाकिस्तान के पीएम को तोशखाने में रखे जाने वाले गिफ्ट जो थे वो तोशखाने में रखे गए। ये गिफ्ट पाकिस्तान में सरकारी संपत्ति मानी जाती है। गिफ्ट को लेने के लिए इसकी कीमत देनी पड़ती है, लेकिन नेताओं ने तोशखाने को लेकर धोखा किया। क्या धोखा किया? इस मामले में इमरान के खिलाफ वारंट जारी हुआ। इमरान ने पाकिस्तान को 8 करोड़ की चपत लगा दी। 8.5 करोड़ की घड़ी ले ली, 56 लाख का कफलिंग ले लिया, 15 लाख का पेन ले लिया, 85 लाख की अंगूठी ले ली, यानी तोशखाने से 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट ले लिए और बदले में तोशखाने को लौटाए 2 करोड़ रुपए। तो ये सिर्फ इमरान की बात है। अब मैं आपको बताता हूं नवाज शरीफ ने क्या किया।
ये तो इमरान खान ने किया, नवाज शरीफ ने कैसे लूटा ये मैं आपको बताता हूं। पिलर ग्राफिक से कम फास्ट, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नवाज शरीफ ने क्या किया। पीएम रहते नवाज शरीफ ने फायदा उठाया। शरीफ ने 11 लाख की रोलेक्स घड़ी ली, 25,000 के कफलिंग और पेन ले लिए, 15,000 के कुवैत के स्मारक के सिक्के ले लिए, यानी तोशखाने से 11.5 लाख रुपए के गिफ्ट ले लिए। बदले में तोशखाने पर 24,000 रुपए दिए, मतलब 11.5 लाख की लूटपाट की। अब आपको बताता हूं, एक और हैं आसिफ अली जरदारी, जो कि बेनजीर भुट्टो के शौहर हैं, बिलावल भुट्टो के पिता हैं। उन्होंने कितनी लूट की, सारे लुटेरे हैं पाकिस्तान में। जरदारी की हालत देखिए जरा। राष्ट्रपति रहते हुए आसिफ अली जरदारी ने भी लूटा है। कैसे? जरदारी ने 5 करोड़ 70 लाख की BMW कार ली और इसे मूव कीजिए आगे। तोशखाने में जरदारी ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिए, यानी देश को 9 करोड़ का धोखा दे दिया जरदारी ने। यह है पाकिस्तान के लुटेरे नेता। अब जरा सुनिए मरियम नवाज क्या कह रही। झूठा मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने कोई घड़ी ली है तोशाखाना से। मेरे नाम पे एक पाइनएप्पल है। अगर मेरी 11 साल के पॉलिटिकल करियर में आपको मरियम नवाज के खिलाफ एक पाइनएप्पल मिला है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। एक तरफ पाइनएप्पल और एक तरफ 5 कैरेट की अंगूठी, कोई कंपैरिजन है? आज की एक और बड़ी खबर है और सबको फक्र करने वाली खबर है। ऑस्कर में इंडिया का डंका बचा। ऑस्कर में भारत को जो ऑस्कर में पुरस्कार मिला है उसके बारे में आपको बताते हैं। कौन कौन से फिल्म, कौन सा गाना, किसे कौन सा अवार्ड मिला है, आइए। दरअसल भारत को ऑस्कर में क्या कामयाबी मिली है ये आपको बताने जा रहा हूं मैं। ऑस्कर अवार्ड में भारत का डंका बजा है। 95वीं ऑस्कर सेरेमनी में भारत को 2 अवार्ड मिले हैं। 15 साल बाद भारत को कोई ऑस्कर अवार्ड मिला है। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को अवार्ड मिला है। नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। नाटू नाटू को ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है। इससे पहले किसी भारतीय फिल्म के गाने को पहली बार ऑस्कर मिला है। इसके अलावा द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी है। अनाथ हाथी के देखभाल पर बनी यह तमिल फिल्म है। 2 महिलाओं ने 39 मिनट ये शॉर्ट फिल्म बनाई है और उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब आइए आपको बताता हूं कि ऑस्कर्स का मतलब क्या है, किसे दिया जाता है, किन परिस्थितियों में दिया जाता है, कैसे इसका चयन होता है। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो ये देखिए जरा। ऑस्कर फिल्म जगत का यह सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। हर साल अमेरिका में ऑस्कर समारोह होता है। ऑस्कर अवार्ड को ही एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। ऑस्कर जीतने वाले को इनामी राशि नहीं दी जाती है, लेकिन ऑस्कर विजेता की ब्रांड वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। विजेता को 13.5 इंच की ये गोल्डन ट्रॉफी दी जाती है। इस ट्रॉफी को बेचा या नीलाम नहीं किया जा सकता है। ऑस्कर विजेता और नॉमिनेटेड को गुडी बैग मिलता है। इस बैग में लाखों रुपए के गिफ्ट होते हैं। ये सारी चीजें मिलती है, लेकिन उसके साथ जो ये सम्मान है, इस सम्मान की अपने आप में बहुत अहमियत है और भारत को ये सम्मान हासिल हुआ है। इसी अच्छी खबर के साथ फिलहाल इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।